चीज शुरू कर रहे हैं सीरीज। सीरीज का मतलब 11th फिजिक्स की सीरीज। किसकी? और वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसमें क्या क्या कवर होगा? 11th बोर्ड प्लस नीट फाउंडेशन, नॉट नीट, है ना। तो अब इस क्लास में ये चीज़ें क्या होंगी? कवर होंगी। 11th बोर्ड प्लस नीट का फाउंडेशन। अब अगर आप ये सोचते हैं कि डायरेक्ट मैं नीट का एग्ज़ाम देने के लिए मैं सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ लूँ, ये पॉसिबल नहीं है ना। ये झूठे वादे कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं? अरे वो बच्चा जानता है जिसे 1 साल लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, वो अच्छी तरह से जानता है कि इस पुड़िया में कुछ नहीं था। पुड़िया नहीं समझते? पुड़िया, हाँ, कागज़ की पुड़िया, उसके अंदर कुछ रखते हैं, है ना। अब देखो, आपको करनी होगी मेहनत, हार्ड वर्क। कैसा वर्क? तो हार्ड वर्क में ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारा पसीना बहाना है। स्मार्ट तरीके से हार्ड वर्क करना होता है। स्मार्ट वे ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, तो इधर उधर की बातें ना करें, अपन क्या करें? आज से अपन चालू करते हैं क्या? स्मार्ट वे हार्ड वर्क। फिर स्मार्ट वे हार्ड वर्क, क्या? स्मार्ट वे हार्ड वर्क, हाँ। तो सबसे पहले देखो, मैं चालू कर रहा हूँ आपकी मैकेनिक्स। क्या चालू कर रहा हूँ? मैकेनिक्स। और इस मैकेनिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, पहले उसका स्ट्रक्चर देखो। व्हाट इज़ मैकेनिक्स? अगर आपसे पूछा जा रहा है वे मैकेनिक्स क्या है, तो मैकेनिक्स क्या है? हम क्या करेंगे? किसकी स्टडी करेंगे? किसकी स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन। अब स्टडी ऑफ मोशन की स्टडी तो हम करेंगे, लेकिन इस मोशन के 2 टुकड़े होंगे। क्या होंगे? मोशन के 2 टुकड़ों में पहला टुकड़ा कौन सा होगा? पहला टुकड़ा होगा काइनेमैटिक्स, और दूसरा टुकड़ा क्या होगा? डायनामिक्स। अब ये काइनेमैटिक्स, और हालांकि इसका मतलब कुछ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड जितनी भी मैथमेटिकल चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ एक्सप्लेन होती हैं, है ना। और यहाँ डायनेमिक्स, यहाँ भी मोशन ही होगा। बस फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क ये है कि यहाँ पर जब हम किसकी स्टडी करेंगे? मोशन की स्टडी करेंगे, तो स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट knowing the cause of motion। cause of motion, कारण पता ना लगाना। कोई चीज़ चल रही है या रुकी हुई है, चलने के पीछे क्या कारण है, रुके हुए पीछे क्या कारण है, कोई कारण नहीं पता लगाना। जब पता लगाना तो यहाँ आ जाना। यहाँ भी किसकी स्टडी होगी? स्टडी ऑफ मोशन विथ काज ऑफ मोशन। काज ऑफ
मोशन के कारण, मोशन को के पीछे का कारण समझना कि चल क्यों रहा है, तो हम यहाँ आ जाएंगे, है ना। वैसे सफ़र लंबा ये भी है, ऐसा नहीं है कि वो सफ़र छोटा है, बहुत बड़ा सफ़र है। तो इस बड़े सफ़र को पूरा करने के लिए सबसे पहले क्या जाने अपन कि ऑब्जेक्ट की कौन कौन सी पोजीशन होती है। क्या होती है? ऑब्जेक्ट की कौन कौन सी पोजीशन होती है। तो देखो, सबसे पहले आप ये ध्यान रख लो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन दो तरीके से देखी जाती है। कितने तरीके से? पहला रेस्ट और दूसरा मोशन। पहला पोजीशन क्या है? रेस्ट। दूसरा पोजीशन क्या है? अब ये ऑब्जेक्ट दो ही सिचुएशन पर रहेगा, या तो रेस्ट में रहेगा या तो मोशन में रहेगा। अब इसको डिफाइन किस तरह से किया गया कि रेस्ट क्या है। देखिए, रेस्ट कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है, कहाँ पर है, और टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी जगह यानी अपनी पोजीशन नहीं बदलता, तो आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट किस में है? टाइम के साथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कह रहा है, इफ एनी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज देयर पोजीशन, अगर अपनी पोजीशन को ये चेंज नहीं करता विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो, टाइम तो चलता रहे, टाइम को कभी रुका हुआ किसी ने देखा है? तो टाइम को हम क्यों रिलेट करते हैं? क्योंकि टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी रुकता नहीं है। तो टाइम के साथ हमने इसको रिलेट कर दिया कि टाइम चल रहा है और टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है इस जगह पर, आपने इसे 10 बजे से देखना शुरू किया, 12 बजे तक देखते रहे, लेकिन इसकी जगह वहीं पर है, तो क्या बोलोगे आप? ये चल रहा है कि रेस्ट में? किस में है? तो रेस्ट में। किसको डिफाइन किया गया? ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, है ना, एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में। ठीक इसी का उल्टा देखो। इसको उल्टा देखने का क्या मतलब है? इफ़ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। क्या? चेंज देयर पोजीशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन क्या कर रहा है? इफ़ एनी ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के साथ वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, तो क्या बोलोगे? है ना, देन कॉल्ड, है ना, ऑब्जेक्ट एट मोशन, इन एट मोशन, है ना, ऑब्जेक्ट इन मोशन। अब ये ऑब्जेक्ट देखो, इसी को देखो, ये यहाँ पर था, थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ, ये कहाँ पहुँच गया? थोड़ा सा टाइम और चेंज हुआ, ये कहाँ पहुँच गया? तो ये अपने टाइम के साथ में अपनी जगह में क्या कर रहा है? चेंजेस कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे? मोशन। इट इज़ अ जनरल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन। जनरल वे, जनरल वे मतलब आप जनरल तरीके से आप देखें कि अगर कोई चीज़ समय के साथ इधर उधर हो रही है तो कैसी होगी? मोशन में होगी। अगर कोई भी चीज़ समय के साथ में अपने स्थान में यानी जगह में पोजीशन में चेंज नहीं कर रही है तो क्या बोलेंगे? वो रेस्ट में होंगी। पर रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ेगा, और पॉइंट ऑफ व्यू है ऑब्जर्वर। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को किस तरह से क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो। अब देखो, इसका एक एग्जाम्पल ये है कि अगर मान लो ये रोड है, क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? रोड। रोड में क्या चल रही? एक बड़ी सी बस चल रही, ठीक है, इस पे आप बैठे हो, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखना, इसमें बैठे हो ना, बगल वाली सीट पे एक दूसरा बंदा बंदी बैठा होगा,
अब अगर आप ऑब्जर्व किसको कर रहे हो, इस व्यक्ति को, तो ये व्यक्ति आपके रिस्पेक्ट में चल रहा है या रेस्ट में? रेस्ट में, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, इस व्यक्ति को ऑब्जर्व करने की, इसकी पोजीशन ऑब्जर्व करने के लिए कौन है यहाँ पर? पहला पर्सन ये है जो कहाँ पर है, ये बस में है, ये भी बस में। देखो ये ऑब्जेक्ट इसके रिस्पेक्ट में किस में दिख रहा है? रेस्ट में। चलो यहाँ एक झोपड़ी पे एक व्यक्ति बैठा है रोड पे। अब ये व्यक्ति, ये झोपड़ी वाला पर्सन क्या कर रहा है, इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है। अब ये कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है? ये ग्राउंड में है। कहाँ है ये? ग्राउंड में। ये कहाँ है? ग्राउंड में है। जब ये पर्सन ग्राउंड में है और इसको देख रहा है, तो ये व्यक्ति इसके रिस्पेक्ट में क्या, रेस्ट में है? मोशन में। ये किस में है? अब ये बताओ कि ये व्यक्ति दो अलग अलग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में दो अलग अलग पोजीशन पे है। पहले पर्सन जो उसके साथ में बस में है, उसके रिस्पेक्ट में क्या है ये, और दूसरा पर्सन जो ग्राउंड में है उसके रिस्पेक्ट में ये क्या है। तो हम कैसे ऑब्जर्व करें कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या ऑब्जेक्ट मोशन में है? तो इसके लिए वो जगह बड़ी इम्पोर्टेंट होती है जहाँ से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ये दोनों ही बातें एक दूसरे से रिलेट होती हैं। ये रिलेटिव ऑब्जर्वेशन होता है, कोई एब्सोल्यूट ऑब्जर्वेशन नहीं है ना। रिलेटिव ऑब्जर्वेशन है। आप किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे या किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कहेंगे, उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए ज़रूरी है ऑब्जर्वर कौन है। उसके लिए ज़रूरी है ऑब्जर्वर कौन है। हम सब यहाँ बैठे हैं, ठीक है ना, और हम सब अपनी जगह पोजीशन नहीं बदल रहे हैं, मतलब क्या है? रेस्ट में। अगर जहाँ पर आप हैं उसी जगह पर मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो रेस्ट में है। अगर मैंने कहा मैं किसी प्लैनेट पर चला जाऊँ, कहाँ चला जाऊँ, और वहाँ से आपको क्या करूँ, ऑब्जर्व करूँ, तो क्या लगेगा? मोशन में, क्योंकि पूरा का पूरा अर्थ ही, तो ऑब्जर्वर ने पोजीशन बदली, ऑब्जेक्ट रेस्ट से किस में चला गया? मोशन में चला गया। तो जिस ऑब्जर्वर जिस प्लेस से, ऑब्जर्वर क्या करता है, ऑब्जर्वर जिस प्लेस से क्या करता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है, उसको फिक्स कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपने देखा होगा कि जब हम किसी बाइक से, किसी कार से रोड पर चलते हैं तो रोड के साइड में जो पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं ना, कोई भी चीज़ रेस्ट में रहती है, जब हम उसे देखते हैं तो ऐसा लगता है पीछे जा रहा है ना, ऐसा लगता है पीछे जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि वो तो रेस्ट में था ना। अगर आप ग्राउंड पे खड़े होकर उस पेड़ को ऑब्जर्व करें तो कैसा दिखेगा? और जब आप किसी मोशन वाली ऑब्जेक्ट में, कहाँ पर बैठ गए आप, बस में बैठ गए, ट्रेन में बैठ गए, तो बाहर देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है वो आप? तो आपने क्या बदल लिया? अपना ऑब्जर्वेशन का प्लेस चेंज किया, ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में, और मोशन वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखाई देता है। अब एक और ऑब्जर्वेशन देखो, ये रोड पर ये एक कार है, ठीक है, इसमें तुम बैठे हो, एक दूसरी टेढ़ी मेढ़ी कार इधर चल रही, इसमें एक दूसरा बैठा पर्सन, ये एक्स और ये, अब देखो ये भी इधर ही जा रहा है और ये भी इधर ही जा रहा है। इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और इसकी है 50 मीटर पर सेकेंड। आप यहाँ बैठे हो, आप कहाँ बैठे हो, किसको ऑब्जर्व कर रहे हो? क्या लगेगा? मैं इसके पास जा रहा हूँ कि ये मेरे पास आ रही है? बहुत शानदार। आप यहाँ बैठे हो, इस कार को हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं,
हमने स्पीड नीचे लिखी है, इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज़्यादा है। आप यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस कार के रिस्पेक्ट में आप क्या हैं, रेस्ट में हैं कि नहीं हैं? तो आप कैसे जा रहे हो वहाँ? ये मुझे लगेगा पास आ रही है, ठीक है, क्या लगेगा? और यहाँ का ऑब्जर्वर आपको ऑब्जर्व करेगा तो उसे लगेगा ये मेरे पास आ रही है। दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज है कि नहीं है? इस पर को लगेगा ये मेरे, और इसको लगेगा। अब अगर इसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड होती और इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड होती, अब कौन स्पीड से चल रहा है? ये, और ये स्लो हो गया। अब दोनों एक ही डायरेक्शन पे चल रहे हैं, ये तेज़ जा रही, ये। अब यहाँ वाला क्या देखेगा, इसको ऑब्जर्व करेगा, तो इसको क्या लगेगा, ये मेरे से दूर जा रहा है, ये मेरे से दूर जा रहा है। और इसको क्या लगेगा, ये मेरे से दूर जा रहा है, क्योंकि दोनों के बीच गैप बढ़ेगा ना। ये स्पीड ज़्यादा है, स्पीड कम है, तो दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा ना। तो इसको लगेगा वो दूर जा रहा है, और इसको लगेगा, इसको ये नहीं लगेगा कि मैं इससे दूर जा रहा हूँ, इसको लगेगा ये मेरे से दूर जा रहा है, जबकि आ इधर ही रहा है। तो क्या बदल देने से, ऑब्जर्वेशन का प्लेस बदल देने से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल देने से क्या होता है, रेस्ट वाली चीज़ मोशन में भी दिखती है, मोशन वाली चीज़ रेस्ट में भी दिखती है ना। तो ये ज़रूरी है कि ऑब्जर्वर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है ना। तो जिस चीज़ को आप मोशन में देख रहे हैं, हो सकता है दूसरा उसे रेस्ट में देख रहा हो, और जिसे आप रेस्ट में देख रहे हो सकता है दूसरा उसे मोशन में देख रहा हो। तो आप उसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करोगे, अलग रिजल्ट आएगा, और वो उस चीज़ का ऑब्जर्वेशन करेगा, अलग रिजल्ट आएगा। इसलिए इस बात की गारंटी नहीं है कि कौन मोशन में है, डिपेंड करेगा ऑब्जर्वेशन क्या है। तो सबसे बड़ा ज़रूरी काम क्या है, प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन ही क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। अब हम 2D और 3D मोशन में जब स्टडी करेंगे, 1D मोशन में स्टडी करेंगे, तो 1D 2D 3D, तो इसमें सबसे अच्छा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया गया कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बनाया गया, सबसे अच्छा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है हमारा, कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो, जब हम किसी भी चीज़ की प्लेन में स्टडी करते हैं तो हम ये बनाते हैं, क्या होता है, इसको बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स वाई जेड, और ये तीनों का कॉमन पॉइंट इसे बोलते हैं हम ओरिजिन। जब किसी भी पॉइंट की, किसी भी प्लेस की हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उसको हम हर कहीं से ऑब्जर्व नहीं करेंगे। मान लो हमने कहा ये पॉइंट P है, x, y, z। अब इस पॉइंट P का ऑब्जर्वेशन हम यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से एक जगह इसमें हमने क्या कर रखी है, फिक्स जगह कौन सी है। अब आप इस पॉइंट की पोजीशन को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, किसी को भी एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि देखो, पहले आप किस में चले, x में, कितना चले, जितना चले वो x की वैल्यू होगी। तो पहले आप x डायरेक्शन पे चले, x डिस्टेंस तक, फिर कहाँ गए आप, y एक्सिस पर गए, कितना, इतना, फिर आप z में आए, कितना। अब आप किसी को बता सकते हो कि इतना, अगर यहाँ पर लिखा होता 2 4 3, तो आप बता सकते थे कि x में 2 यूनिट चलो, फिर y में टर्न हो जाना 4 यूनिट, फिर z में टर्न हो जाना 3 यूनिट। आपको पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर आपका ये पॉइंट है। तो आपने कहाँ से ऑब्जर्वेशन किया, ओरिजिन से। तो देखो, सबसे अच्छा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सबसे अच्छा फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए हम सड़क जगह जगह, मैदान नहीं घूमेंगे, हम किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करेंगे कहाँ पर, बोर्ड पर, कॉपी पर। तो बोर्ड और कॉपी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस।
है ना। इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको सीखना होगा कि हम कैसे पोजीशन पता करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद हम ये समझते हैं कि हम कितने टाइप के मोशन की स्टडी करने वाले हैं। तो हमारे पास स्टडी का कितना टाइप होगा, हम 3 स्टडी करेंगे मोशन के। देखो, पहले में स्टडी करेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। क्या है ये? 1 डायमेंशनल मोशन। तो 1 डायमेंशनल मोशन में क्या, किस चीज़ की स्टडी की जाएगी? अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, देखो ऐसे कैसे चल रहा है, बिल्कुल सीधा, है ना। कह रहा है इफ ऑब्जेक्ट, है ना, कैसा मूव करेगा? मूव इन स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और कहाँ होगा? कहीं भी मूव करे, स्ट्रेट लाइन पे मूव करे। तो देखो ध्यान से, ये एक्स एक्सिस मान लें इसको, तो आप हमेशा किस में अपनी पोजीशन चेंज करेंगे? एक्स में। यानी यहाँ पर केवल एक एक्सिस, चाहे एक्स, चाहे वाई, चाहे जेड, किसी को आप मान लें, कुछ भी मान लें, आप अपनी पोजीशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन पर चेंज करेंगे, तो उसका नाम रहेगा 1D मोशन। क्या नाम है इसका? 1D। और अगर आपसे कहा जाए कि 2 डायमेंशनल मोशन क्या है? 2 डायमेंशनल मोशन, तो 2 डायमेंशनल मोशन का क्या मतलब है? 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब है कि हम अपनी पोजीशन एक्स और वाई में चेंज करेंगे। एक्स और वाई में, जैसे हमने ऐसा बना दिया, ऐसा जा रहा है कुछ, देखो यहाँ से कैसे जा रहा है, देखो इधर भी तो बढ़ रहा है। तो इस जगह जब एक्स की पोजीशन यहाँ है तो वाई की पोजीशन यहाँ है, एक्स की पोजीशन यहाँ है तो वाई की पोजीशन यहाँ है। तो अपनी पोजीशन वो क्या कर रहा है? x2, x1, x1 के रिस्पेक्ट में y1 है, x2 के रिस्पेक्ट में y2 है। आप इसमें और इसमें दोनों में पोजीशन बदल रहे हैं। इसे मोशन इन प्लेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जब मोशन इन प्लेन बोला जाए, प्योर मोशन इन प्लेन बोला जाए, तो आप समझ जाना 2D मोशन हो रहा है, क्योंकि मोशन इन प्लेन में हमेशा 2D मोशन ही पॉसिबल है। तो कह रहा है ना, इफ ऑब्जेक्ट मूव इन अ प्लेन, कहाँ मूव करे? कॉल्ड 2D मोशन। कौन सा मोशन? एग्जाम्पल दो, एक आध एग्जाम्पल देखो। अच्छा, मोशन ऑफ स्नेक, सांप देखा भले ना हो, है ना, वो ऐसे चलता है, ऐसे कुछ चलता है ना, ऐसे ऐसे, तो मतलब वो सीधा चल ही नहीं सकता, मतलब दो कोई एक्सिस पकड़ के चलता है, एक्स और वाई पकड़ के चलता है, ठीक है ना। फुटबॉल खेलते हो? फुटबॉल, 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 क्रिकेट की बॉल, है ना, क्रिकेट खेलते हैं तो कौन सा मोशन होता है? इधर उधर चलती है, कौन सीधा चलती है। तो इस तरह से जब प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो इसका नाम रख दिया जाएगा 2D मोशन। अब 3D मोशन का बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है ना। तीसरा क्या बोलना है इसको? 3D मोशन। क्या बोलना? 3D मोशन। अब 3D मोशन तो प्लेन में पॉसिबल नहीं है। देखो, अगर मैं बोलूँ यहाँ 3 एक्सिस बना रहा हूँ, ये एक्स है और ये, तो जेड यहाँ आना चाहिए। अब ऐसे तो लाइन खींचेगी नहीं, तो यहाँ खींच तो देते हैं ऐसे, पर इनके बीच एंगल हमेशा हम कितना रिगार्ड करते हैं? कोई भी दो एक्सिस के बीच एंगल हमेशा 90 ही होगा। तो एक्स बाय जेड म्यूचुअल परपेंडिकुलर 2 और ये तुम्हारी तरफ 3। अब ऐसा मोशन की पोजीशन कहाँ बदल सकती है? प्लेन में तो नहीं बदल सकती। अब इस प्लेन पे हम बैठे हैं, अब इधर जाना है, पीछे तो नहीं जा पाएंगे, रोक लेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ हवा में हूँ तो हवा में कहीं भी जा सकता हूँ, ऊपर भी, नीचे भी, फॉरवर्ड भी, रिवर्स भी, लेफ़्ट राइट भी। तो हम अपनी पोजीशन कहीं भी बदल सकते हैं। तो मोशन इन स्पेस, ठीक है। तो 3D मोशन का एग्जाम्पल क्या है? मोशन इन स्पेस। कौन मूव करता है?
एरोप्लेन, एरोप्लेन का मोशन कैसा है? एयर पार्टिकल, एयर पार्टिकल कैसे मूव करते हैं कहीं भी? काइट को उड़ाओगे हवा में, बर्ड्स फ्लाई इन स्काई, ऐसे बोल दे, है ना, छोटे मोटे एग्जाम्पल। तो ये सारे मोशन जो स्पेस में होते हैं इन सब का नाम दिया गया है 3 डायमेंशनल मोशन। तो स्टडी ऑफ मोशन 1D 2D और 3D, है ना। तो 1D 2D और 3D मोशन हमारे पास पॉसिबल है। तो हम 1D मोशन भी पढ़ेंगे, 2D मोशन भी पढ़ेंगे और 3D मोशन पढ़ेंगे, है ना। अब नया हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। सबसे पहले पढ़ने से पहले देखो ध्यान से, अब हमारे पास थोड़ा सा ये सब बातें जब हम समझ जाते हैं तो हम क्या पकड़ते हैं? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत हल्के में मत लेना, जिसने इसको हल्के में लिया है वो हल्का ही रह गया है। अपना वजन कभी ना बढ़ा पाए अगर जिसने उसे हल्के में ले लिया तो, है ना। लगता कुछ नहीं है इसके अंदर, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। कभी कभी तो लगता है दोनों एक ही हैं, है ना, कभी कभी। लेकिन कब? जब दोनों एक ही लाइन पर एक डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन चलते हो तो लगता है सेम है। ये यहाँ से यहाँ गया, डिस्टेंस है, और यही रुका है तो यही डिस्प्लेसमेंट भी है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा ठीक से देखो। तो सबसे पहले क्या देख लो? सबसे पहले पर समझ लेते हैं डिस्टेंस। क्या देख लेते हैं? डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कुछ नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने टाइम में जितना रास्ता ट्रेवल कर ले, क्या कर ले? रास्ता ट्रेवल कर ले, है ना। अब जैसे आपको घर से चलना है तो घर से सीधे रास्ते आ जाओ, पड़ोस वाले के यहाँ से घूम के आ जाओ। अब जैसे जैसे आप रास्ता बदलोगे आपकी लेंथ ऑफ पाथ चेंज होगा, तो डिस्टेंस क्या होती जाएगी? चेंज। तो ये कह रहा है व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम, इन गिवन टाइम इंटरवल। आपको जो टाइम दिया गया उस टाइम में आप चलते रहिए, आप रुकिए मत। तो जितना रास्ता आप ट्रेवल कर लेंगे वो सब क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, है ना। अब जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ से चलो 20 मीटर के साइड में चलो, फिर 10 मीटर की साइड पे चलो, ठीक है, फिर 20 मीटर की साइड में चलो, ऐसे ऐसे चलते रहो, ऐसे। अब आप यहाँ पहुँच गए। अब आपने देखो चले कहाँ से थे, कहाँ पहुँच गए, लेकिन आपसे पूछा आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी बच्चा, कितनी ट्रेवल करी। तो आपने ऐसा देखा कि हम पहले ए से कहाँ गए? बी, फिर कहाँ गए? फिर कहाँ गए? सी से ए गए। तो दोनों सबको देख लो, 20 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 20 मीटर कितना हो गया। तो देखो आप जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। जितना एक्चुअल पाथ ट्रेवल करेंगे वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। इसमें कुछ माइनस नहीं होता, जिधर चलेंगे थोड़ा भी चलेंगे प्लस ही हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या नाम दिया गया है? डिस्टेंस, है ना। अब अगर मैं आपको एक ऐसा डायग्राम बनाऊँ, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट की फीलिंग डिस्टेंस में आनी चाहिए, है ना। ये यहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए? कहाँ पहुँच गए? डी पर। ये ऐसे पहुँच गए, ये पहले रास्ते से, दूसरे रास्ते से, और ये तीसरा रास्ता भी है। सीधे आ जाओ ना, है ना। पहले इसके यहाँ गए, फिर इसके यहाँ गए, फिर इसके यहाँ गए, फिर यहाँ आ गए। आना यहीं था, है ना। ऐसे कर्व में आ गए यहाँ, फिर सीधे आ गए यहाँ। अभी 3 रास्ता है, ए से बी तक जाने कितने रास्ते दिखाई दे रहे हैं? 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। अब आप बताइए सबसे कम वाली डिस्टेंस कौन सी है? पहला या दूसरा या तीसरा?
अच्छा, दूसरा सबसे कम दिख रहा है, मतलब ए से बी जाने का दूसरा सबसे कम दिख रहा है। हाँ, सबसे कम दिख रहा है ये, ठीक है। तो देखो ये भी डिस्टेंस हो गई, ये भी डिस्टेंस हो गई, ये भी डिस्टेंस हो गई। अब ए से बी तक जाने के लिए हमने अलग अलग पाथ का उपयोग किया तो डिस्टेंस क्या होती गई, चेंज होती गई। अब यहीं पर बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट भी यहीं सीखेंगे। अब आपसे कह रहा है यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट सीखेंगे। यहाँ कह रहा है डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्टेंस समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस तो समझ में आ गया, पर डिस्टेंस की डेफिनेशन जब मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट के तो कह रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या कह रहा है, अब यहाँ पर हम पता लगा लेंगे कि देखो पहली वाली सिचुएशन पे देखो, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। इनिशियल पोजीशन यहाँ है, क्या है, इनिशियल पोजीशन कहाँ है, यहाँ है। फाइनल पोजीशन कहाँ है, यहीं पर है, यहीं पर क्या है, फाइनल पोजीशन यहीं पर है। अब बताओ ए से ए तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, तो बच्चों यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, जबकि डिस्टेंस कितना है 50 मीटर। चलिए यहाँ देखिए, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब यहाँ अगर मैं आपसे बोलूँ डिस्प्लेसमेंट ढूंढिए तो उसकी बात सुनो, क्या कह रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। अब देखो ये है इनिशियल, ये कौन है, ये है इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की सबसे छोटी डिस्टेंस तो यही दिख रही है और डायरेक्टेड भी है ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ डायरेक्टेड भी है। तो ये क्या हो गया आपका, थर्ड वाली लाइन जो हो गई वो किसको बता रही है, डिस्प्लेसमेंट को बता रही है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल। देखो डिस्टेंस में आपको पूरा रास्ता देखना पड़ेगा, किधर जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट में रास्ते से कोई मतलब नहीं है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ पाथ, इट इज़ ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फाइनल पर जहाँ है और जहाँ से चला था इनिशियल पोजीशन, दोनों को आप क्या कर लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए और डायरेक्ट कर दीजिए उसकी डिस्टेंस, वही बन जाएगी क्या, ठीक है। तो एक छोटा सा माइनर मिस्टेक वो समझ में आया, माइनर डिफरेंस कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट, और पूरे लेंथ पाथ की पूरी लेंथ क्या बनेगी, डिस्टेंस बनेगी। अब दोनों में थोड़ा सा क्या बात है, जैसे आपके पास क्या लिखा है, डिस्टेंस, और ये क्या लिखा है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों में थोड़ा सा देखना है कहानी कहाँ फंसती है। तो ये क्या है, इट इज़ लेंथ ऑफ पाथ, ये क्या है, लेंथ ऑफ पाथ है कि नहीं। और ये क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, बिटवीन लगाना पड़ेगा फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन की, हैं तो दोनों डिस्टेंस, पर एक सबसे कम है और एक शॉर्टेस्ट वाली है, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करेगी, इट इज़ डिपेंड, ये किस पर डिपेंड करेगी, लेंथ ऑफ पाथ। ये किस पर डिपेंड करेगी, ऐसे नंबर डाल देते हैं, ये किस पर डिपेंड करेगी, और ये इट डज नॉट डिपेंड लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ पर ये डिपेंड नहीं है।
ये किस पर डिपेंड है? इट इज़ ओनली, आप अच्छे से ऑब्जर्व करें, ओनली डिपेंड फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किस पर डिपेंड है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड है। ये रास्ते पर डिपेंड है और ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड है। ठीक है, इसमें हमको डायरेक्शन नहीं बताना होता है, ये कहीं भी हो सकता है, तो इट इज़ अ स्केलर। ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज़ स्केलर। और इसमें हमको क्या बताना पड़ता है? क्या बताना पड़ता है? डायरेक्शन बताना पड़ता है कि इनिशियल से फाइनल किधर है। ऐसा नहीं कि इनिशियल और फाइनल है, आपको बताना पड़ेगा कि इनिशियल यहाँ था, फाइनल इस तरफ इतना डिस्टेंस पर है। तो ये क्या है? इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर में लफड़ा नहीं आएगा ना, वेक्टर तो पता है, और जिसको पता नहीं है पढ़ ले। अब वेक्टर पढ़ने के बाद इधर आए, है ना। अब बोले कहाँ से पढ़ लें? तो वेरियस सोर्स अवेलेबल, बुक्स, कॉपी, फ्रेंड, इंटरनेट, गूगल, नाम ना लेंगे। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। बिना डायरेक्शन बताए आप पोजीशन ही नहीं देख पाएंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, ध्यान से देखना, डिस्टेंस। अच्छा ऐसा समझें, पहले ऐसा बताएं, इन मूविंग ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखना जरूरी क्या है? अच्छा आप बोलोगे रुका हुआ, तो रुके हुए की तो बात ही नहीं करेंगे। इन मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेवर डिक्रीज विथ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्या कर रहा है? चल रहा है, टाइम के साथ में आप कभी भी डिस्टेंस को कम नहीं कर सकते, वो हमेशा बढ़ेगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात दिमाग पे क्लिक कर लो, टाइम के साथ डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा ही, कभी कम नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डिस्टेंस टाइम के साथ घट रहा है तो रिजेक्ट कर दो, 100% रिजेक्शन मार दो। डिस्टेंस टाइम के साथ कभी भी कम नहीं होगा। अच्छा ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये बढ़ भी सकता है, ओहो, डिस्प्लेसमेंट है ना, कैन डिक्रीज विथ टाइम। ये टाइम के साथ घट भी सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ घट सकता है। कैसे घट सकता है? देखो एक लाइन खींचता हूँ, ये है, ऐसे जा रहा है, टाइम के साथ ऐसे जा रहा है, अभी तो डिस्टेंस भी बढ़ रही थी और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा था। अब ऐसे घुमा दो, अब डिस्टेंस तो बढ़ ही रही है, डिस्टेंस में ये कैलकुलेट करोगे ना, लेकिन देखो इस यहाँ पहुँचा, अब शायद इससे ये कम डिस्टेंस पर आ गया, इधर घुमा दो तो डिस्टेंस तो बढ़ ही रही है, डिस्प्लेसमेंट और कम होने लगा। यानी यहाँ सी के बाद डी पर पहुँचता, सी से डी की तरफ जाने लगा तो डिस्प्लेसमेंट कम होने लगा। देखो फाइनल यहाँ हो रहा है, इनिशियल यहाँ, और देखो यही है, यही है ना, यही है ना, कौन? ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या घट रहा है? नहीं, डिस्टेंस बढ़ रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस कभी कम नहीं होता और डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है। और देखो, अच्छा ठीक है, कितने पॉइंट पता चल गए? 4। कह रहा है लिमिट ख़त्म हो गई, है ना, मैक्सिमम लिमिट पहुंच गए। अब देखो 5, बच्चों देखो, डिस्टेंस
नेवर नेगेटिव, ये कभी आप नेगेटिव ऑब्जर्व नहीं कर सकते, या तो जीरो होगी या तो पॉजिटिव होगी। अगर ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा है तो जीरो, और अगर चल रहा है तो कहीं भी चले हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और डिस्प्लेसमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी दिखता है। नेगेटिव होगा ना, हम बताएंगे अभी, टेंशन मत लो, नेगेटिव भी होगा, है ना। अब देखो कैसे, समझो, ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है, ये यहाँ गए 15 मीटर, यहाँ पर रुक गए, लौट पड़े, फिर वहाँ पर आए और यहाँ चले गए 5 मीटर। अब ये जो ए बी एस सी की पोजीशन है, इसके रिस्पेक्ट में हमने इसको तो इधर मूव कराया था, इस डायरेक्शन को हमने रिगार्ड किया, तो इस डायरेक्शन को क्या रिगार्ड करेंगे। अब ये इनिशियल पोजीशन थी, अब ये इनिशियल पोजीशन से पॉजिटिव डायरेक्शन पे है या निगेटिव डायरेक्शन पे है। देखो इस तरफ डायरेक्टेड हो गया, ये चला किधर था, इधर। फाइनल पोजीशन इसके उल्टे डायरेक्शन पे मिल रही है, इसलिए हम बोलेंगे ये क्या है, नेगेटिव। इनिशियल पोजीशन से अगर, अच्छा देखो, अगर मैं इनिशियल पोजीशन से इधर पॉजिटिव रिगार्ड कर लेता और ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन इसके इधर कहीं होती तो ये वाला नेगेटिव हो जाता। ऐसा नहीं है कि यही पॉजिटिव होता है। हमने रिगार्ड किसको किया, इसको पॉजिटिव रिगार्ड किया, इधर चला तो हमने बोला पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है जाने दो। टर्न हुआ, डायरेक्शन बदला और इनिशियल पोजीशन से दूसरी तरफ चला गया, तो ये इस तरफ चला गया, मतलब इसको हमें फिर क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव, अगर इसको पॉजिटिव लेंगे। ये होता है मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ये क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात की तरफ चलें, 5 के बाद 6 कैसे होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ध्यान देना, ये कौन है, डिस्टेंस, और ये कौन है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नहीं, उसका मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर या तो, अब आप सोच लो कभी ऐसा आपको मिले कि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा मिल जाए और डिस्टेंस कम मिल जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम हो जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा, बराबर भी कुछ रेयर केस में ही होता है। बराबर होने का केस ये है कि अगर डिस्प्लेसमेंट, देखो अगर आपसे कह रहा हूँ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्या है, बराबर है, तो इसकी एक सिचुएशन बनेगी कि ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन without changing their direction, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, सीधा चल रहा है और अपना डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, तो आप उस सिचुएशन पर कह सकते हैं, जैसे यहाँ से चलो सीधे चलते जाओ, तो ये इनिशियल और ये, तो यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या हैं, इस सिचुएशन पे ही सेम हो सकता है। नहीं तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस से कम हो सकता है, पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी कम। एक ही चीज़ लिखी है, दोनों तरफ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन दो चीज़ें देख रहे हैं तो इधर उधर करके देख सकते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या बड़ा ही होता है, बराबर तो इसी केस में होता है, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड है, या बराबर हो सकता है। पर आपको कभी ऐसा मिल नहीं सकता कि डिस्टेंस कम है और डिस्प्लेसमेंट, कोशिश करना कहीं मिल जाए, कोशिश करोगे
कि डिस्प्लेसमेंट कहीं डिस्टेंस से ज़्यादा मिल जाए, कोशिश करना, मतलब समय ख़राब करना है, सीधी सी बात। हाँ सीधी सी बात, समय ख़राब करना है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम करना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम करना, समय ही ख़राब करना है, मत ढूंढना। अब एक और बात समझ लो, ध्यान से देख लेना, दोनों को नापते कहाँ से हैं, मेज़र करते हैं। अगर हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में बात करें तो इसको भी मीटर से ही नापेंगे, किससे नापेंगे, और डिस्प्लेसमेंट भी ये भी मीटर से ही नपेगी। मीटर से नाप लो, सेंटीमीटर से नाप लो, मिलीमीटर से नाप लो, किलोमीटर से नाप लो, यूनिट दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। दोनों का डायमेंशन क्या रहेगा, एल, लेंथ का डायमेंशन एल, तो दोनों का डायमेंशन क्या रहेगा, एल। बस यहाँ पहले ही बता चुका हूँ, ये डायरेक्टेड है, वेक्टर है, और ये डायरेक्टेड नहीं है, स्केलर है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का अगर फील लेना है तो कुछ इस तरह से लेना पड़ेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या। समझ में आया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ में आया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ में ना आए तो बार बार चलाना इसको और पढ़ना, क्या करना, ठीक है। अब मेरे हिसाब से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसके पीछे का पार्ट, इतनी स्टडी हमको कर लेना चाहिए, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, बोर्ड के बच्चे इतने पढ़ लें, और जिनको आगे लिखा था ना फाउंडेशन, तो जिनको फाउंडेशन बनाना है वो क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन की सीरीज नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नेक्स्ट, हाँ ठीक है, बस।